गुड इवनिंग। वोट ऑन अकाउंट आज पेश किया गया। वोट ऑन अकाउंट ज्यादातर कब होता है? जिस साल सरकार चुनाव में जाती है। वोट ऑन अकाउंट होता क्या है? वोट ऑन अकाउंट समझने के पहले हमको समझना पड़ेगा बजट होता क्या है। बजट क्या होता है? आपका एस्टिमेटेड इनकम और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। अगर आप बजट को देखें तो आपका जो नेक्स्ट ईयर है, इस समय क्या है? 2024। तो मान लीजिए 1 फरवरी 2024 को आपने एक बजट पेश किया। तो बजट क्या होगा? 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025, इस एक साल का जो पूरा एस्टिमेटेड इनकम है, एस्टिमेटेड इनकम और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, ये क्या है? यह आपका बजट हो गया। तो जब आप बजट बनाते हो तो अगले साल का अनुमानित आय और अगले साल का अनुमानित व्यय, इसका आप हिसाब लगाते हो। बजट बनाते क्यों? अगर आप देखो तो भारत एक कल्याणकारी राज्य, भारत एक कल्याणकारी राज्य। इस कल्याणकारी राज्य में क्या है? आपको वेलफेयर का काम करना होता है। वेलफेयर का काम कब होगा? जब आपके पास इनकम होगी। ये एक्सपेंडिचर कब हो पाएगा? जब आपके पास इनकम होगी। इनकम कैसे हो सकती है? इनकम आपके पास हो सकती है जब आप टैक्स लगाएं। तो टैक्स कैसे लगा सकते हो? टैक्स आप लगा सकते हो ओनली वाया वे ऑफ द पार्लियामेंट। सरकार के दो अंग है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का पार्ट क्या? पार्लियामेंट का है। तो पार्लियामेंट क्या है? वो टैक्सेशन लगाती है। सरकार टैक्सेशन नहीं लगा सकती। सरकार टैक्सेशन के लिए पार्लियामेंट के पास जाती है और पार्लियामेंट जो अनुमति देता है वही आप टैक्सेशन लगा सकते हैं। तो क्या पार्लियामेंट टैक्सेशन किसी भी तरह लगा सकती? नहीं। एक लॉ डिफाइंड है। You can earn the income in the country only via way of the certain procedures laid down in the constitution. वो क्या है? प्रोसीजर्स है क्या वहां पे? अब देखिए, आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि टैक्सेस नॉट टू इम्पोज से बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। आप सिर्फ लॉ की अथॉरिटी के द्वारा टैक्सेशन लगा सकते हैं। पहला क्या हो गया इसमें? फर्स्ट क्या हो गया? लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट का जितना क्षेत्राधिकार है, हाउ मच द पार्लियामेंट हैज लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, उतना ही टैक्स लगा सकते हो। जिस मामले पर पार्लियामेंट का कॉम्पिटेंस नहीं है, आप टैक्स नहीं लगा सकते हो। नंबर 2, शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय एनी पर्टिकुलर प्रोविजन। यह किसी प्रोविजन के द्वारा प्रोहिबिट नहीं होना चाहिए। जो आप टैक्सेशन लगा रहे हो वह संविधान के किसी उपबंधों के द्वारा रोका न जाए। इसकी कैन नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय एनी लेशन। थर्ड, शुड नॉट वायलेट, शुड नॉट वायलेट अंडर आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाओगे जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। तो ऐसा कोई टैक्सेशन प्रोविजन नहीं बना सकते हो जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। नंबर 4, the law should not constitute limitation। आगे 301 एंड 304। आगे 301 क्या बात करता है? इंटर ट्रेड और कॉमर्स की। तो भारत क्या है? एक भारत पूरा एक क्षेत्र है जिसमें आप इंटर ट्रेड और कॉमर्स पे आप बैन नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप तेल बना रहे हो आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में आप तेल बना रहे हो, ऑयल बना रहे हो, उस पर आप टैक्सेशन नहीं लगा रहे हो। और कोई ऑयल उत्तर प्रदेश से बन के आंध्रा में जा रहा है, उस पर टैक्स लगा रहे हो। क्या है कि आखिर 301 का वायलेशन हो गया। तो हर नागरिक को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। तो 301 और 304 जो आर्टिकल है उसका वायलेशन करके आप कोई कानून नहीं बना सकते। इसका मतलब क्या हो गया कि भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को सुरक्षित रखते हुए कानून बनाया जा सकता है। आप इसको अगर आप चाहो तो, अगर प्री मान 1 2 3 4 ऑप्शन आता है, इसको स्किप चेंज कर सकते हैं टू रिस्पेक्ट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है? ये जो फिजिकल टूल है, इसे टैक्सेशन के लिए नहीं बना कि आप इनकम बढ़ो। भारत एक समाजवादी राज्य की संकल्पना करता है, सोशलिस्ट ऑर्डर बात करता है। क्योंकि हमारे यहाँ जब समाजवाद
जब हमारे यहाँ एक कल्याणकारी राज उद्भूत हुआ, when the when there is the when there is a state which has the welfare nature, उस वेलफेयर नेचर को प्राप्त उस लेवल में क्या है, एक ऐसा सोशल ऑर्डर। अगर आप आर्टिकल 30 का कॉन्स्टिट्यूशन पे देखें तो वो क्या बोलता है कि एक ऐसा सोशल ऑर्डर बने जो लोगों के वेलफेयर की काम करे, लोगों को जस्टिस दे और इनइक्वलिटीज को दूर करे। तो हमारा जो बजट प्रोविजन है वह एक सोशल ऐसे सोशल ऑर्डर पे है जो लोगों का वेलफेयर करे, लोगों को न्याय प्राप्त, पीपल शुड हैव जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंड इक्वलिटीज नीड टू बी रिमूव। हमारा जो बजट इस बात को ध्यान रख के बनाया जाता है। इफ यू सी द एक्सपेंडिचर पार्ट ऑफ द बजट, यू विल फाइंड द आर्टिकल 38 हियर, बिकॉज द वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट are for the purpose for having the justice for the people and removing inequalities। अब जब सारा पैसा आता है तो आप क्या क्या करते हो, जैसे आपका सारा पैसा आया, एक आपके पास कितनी होती है, जैसे सारा पैसा आया, ऑल मनी एक कॉफर में जाता है जिसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत की संचित निधि, जो पैसा आपका सरकार ने अर्न किया, भारत सरकार ने टैक्सेस लगाए। देखिए दो पार्ट है, एक इनकम पार्ट है, एक एक्सपेंडिचर पार्ट है। सरकार ने सारा इनकम किया, वो क्या किया, वो इनकम एक जगह इकट्ठा हुआ, एक कॉफर में, एक किटी में, एक बैंक आप कह सकते हैं वहां इकट्ठा होगा, उसका नाम क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित। अब इससे पैसा कैसे निकलेगा, द होल एक्सरसाइज ऑफ एनुअल फाइनेंशियल बजट प्रोविजन क्या है कि जो सरकार पैसा अर्न करेगी, पैसा अर्न करने के बाद लोगों के कल्याण कैसे करें, इससे पैसा निकालना, हाउ टू टेक मनी फ्रॉम कंसोल्ड फंड ऑफ इंडिया इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बजट। अब जो ये पैसा निकलता है इसका दो पार्ट है, ये क्या है, कंसोल्ड फंड ऑफ इंडिया, इसका दो पार्ट है, एक वोटेबल, एक नॉन वोटेबल। जो भारत की संचित निधि है, कमिंग फंड ऑफ इंडिया है, उससे पैसा निकाला जाता है, एक पैसे में वोट नहीं पड़ता है, मतलब संसद की उसमें कोई भूमिका नहीं, सिर्फ एक्सपेंडिचर पार्ट आप डाल देते हो, लेकिन संसद वोट देने की भूमिका का निर्वाह नहीं करता है। सॉरी सर, नॉन वोटेबल, जो नॉन नॉन वोटेबल है उसमें संसद की भूमिका लिखी होती है, जो वोटेबल होता है इसमें संसद की भूमिका व्यापक होती है। तो आपका जो राज्य की संच जो आपकी संघ की जो कंसोल्ड फंड ऑफ इंडिया है उसका दो पार्ट है, एक वोटेबल, एक है नॉन वोटेबल। जो नॉन वोटेबल पार्ट है उसमें मत नहीं पड़ता है, उस पे पैसा बगैर संसद की अनुमति के निकल जाता है, लेकिन जो दूसरा पार्ट है वोटेबल, उसमें संसद की अनुमति प्राप्त करनी होती है। नाउ सी व्हाट इज ए कंसोल्ड फंड ऑफ इंडिया, व्हाट इज ए कंसोल्ड फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल 266 बात करता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। You just see the article 266 in your there. Just open. अगर आपको और डिटेल में समझना है, आप आर्टिकल 266 को आप ओपन करें। क्या है, मैंने आर्टिकल 266 को सिंप्लीफाई कर दिया है, ऑल रेवेन्यू रिसीव। आर्टिकल 266 को मैंने सब सिंप्लीफाई कर दिया है, वो क्या बोलता है, ऑल रेवेन्यू रिसीव, जितनी रेवेन्यू आप रिसीव करते हो। If you read Article 266,
वो क्या बोलता है, ऑल रेवेन्यू रिसीव, जितना भी रेवेन्यू सरकार रिसीव करती है। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया आर्टिकल 266 का, जितना भी सरकार ने रेवेन्यू रिसीव किया, ऑल लोन्स रेज्ड। इसी को अंडरलाइन करिए, हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, व्हाट इज द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऑल रेवेन्यू रिसीव्स, all loan raised by the government by the issue of treasury bills, loans, money received by government in repayment of loans। तो पहला क्या हो गया, जितनी रेवेन्यू रिसीव की गई, जितना लोन दिया, और अदर पब्लिक मनी रिसीव क्रेडिट टू द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो तीन पार्ट हो गए। अगर आपके 266 देखें, तीन पार्ट हुए। एक पार्ट क्या हो गया, जितना रेवेन्यू सरकार ने रिसीव किया। दूसरा पार्ट क्या है, जितना सरकार ने लोन्स रेज किया। तीसरा, जितना सरकार ने ट्रेजरी इशू किया, बिल्स इशू किया, लोन्स किया, मनी किया, जो सरकार ने रिसीव किया इन रीपेमेंट ऑफ, सरकार ने जब किसी को लोन दिया, जो सरकार ने रीपेमेंट ऑफ लोन प्राप्त किया। थर्ड 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 इंपॉर्टेंट पार्ट पार्ट क्या है, थर्ड इज ऑल पब्लिक मनी रिसीव क्रेडिट पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ये क्या हो गया, इट इज द डेफिनेशन ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है क्या। तो जो राज्य की जो केंद्र की संचित निधि है, उसमें जितनी मनी रिसीव हो गई, जितना लोन हो गया, वो सारा का सारा कंसोलिडेटेड फंड में चला गया। अब एक इंपॉर्टेंट क्या है, अब ये जो आपका फंड है, ये इसमें से पैसा कैसे निकलेगा, ओनली बाय लॉ रिकॉग्नाइज्ड। भारत की संचित निधि से पैसा निकालने का एक लॉ रिकॉग्नाइज है। उस लॉ के रिकॉग्नाइज करने के बगैर आप पैसा नहीं निकाल सकते हो। तो आपका जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उसमें से पैसा निकालने की एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया स्टार्ट कैसे होती है, पहले आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है। व्हाट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एवरी ईयर जो प्रेसिडेंट है, हर साल प्रेसिडेंट हर साल एक एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट देता है, जिसमें रिसीट होती है, एक्सपेंडिचर होता है। इसमें क्या होता है, एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है। दूसरे दो पार्ट होते हैं, एक चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा अदर एक्सपेंडिचर्स प्रपोज टू बी मेड फ्रॉम द फंड। So now you see, just you have understood there's two part. One is votable, one is non-votable. आपका जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, उसमें एक पार्ट होता है वोटेबल एक्सपेंडिचर का, दूसरा होता है नॉन वोटेबल का। जो नॉन वोटेबल एक्सपेंडिचर पार्ट है, उसमें पार्लियामेंट का रोल लिमिटेड होता है, क्योंकि पार्लियामेंट उसको वोट नहीं देती है। तो जब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बजट बोलते हैं, सरकार बनाती है, उसमें सारे रिसीट्स होते हैं एस्टिमेटेड, सारे एक्सपेंडिचर होते हैं। अब जो ये एक्सपेंडिचर पार्ट होता है, ये इसको दो पार्ट दिखाते हैं। एक क्या है, ये क्या होता है, चार्ज अपॉन। जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये चार्ज अपॉन, ये वाला पार्ट क्या है, ये नॉन वोटेबल। तो आपके एनुअल जस्ट जस्ट इमेजिन सिचुएशन प्रीलिम्स एग्जाम, आपके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक होता है आपका एस्टिमेटेड रिसीट, एक होता है आपका एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। जो आपका एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है, इसको हम अलग से दिखाते हैं। इसका दो पार्ट होता है। एक पार्ट क्या होता है, पार्ट वन एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बी अदर एक्सपेंडिचर प्रपोज मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो दो पार्ट हो गए। एक पार्ट हो गया चार्ज अपॉन सीएफआई, दूसरा क्या हो गया, अदर एक्सपेंडिचर प्रपोज टू मेड। Now we see the difference between A and B. Just write down A and B. See very carefully A and B. What A is saying,
एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंज्यूमर फंड ऑफ इंडिया। बी क्या बोलता है, अदर एक्सपेंडिचर प्रपोज टू बी मेड। नाउ यू सी दीज टू इश्यूज एंड देन यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली इन दोनों में फर्क क्या है। जो एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन है, पहला वाला है चार्ज अपॉन फंड ऑफ इंडिया, उसमें क्या क्या है, प्रेसिडेंट, emoluments and allowances of the president. B, salary as a chairman, deputy chairman, Rajya Sabha, speaker, deputy speaker, Lok Sabha. Debt, charges for which the government of India is liable. D, salaries, allowances, pensions payable to the judges of the Supreme Court. आप ध्यान दिया, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। Pensions payable to judge of federal court, pensions payable to judge of any high court. Salary allowances, pensions payable to CAG. Any sum required to verify any judgment, decree or award of any court or tribunal. Any other is declared by the Constitution of India, Constitution by or by law to be so charged. ये क्या हो गए, ये एक लिस्ट दे दी गई। अगर आप संविधान का आर्टिकल देखें, जो आपका संविधान कहता है, यह जो इश्यूज है, ये क्या है, ये चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है, दे आर द नॉन वोटेबल एक्सपेंडिचर, इस पर वोट नहीं पड़ता है। अगेन सी द सेम लिस्ट, अगेन सी द लिस्ट, अगेन सी आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। प्रेसिडेंट इसको हर फाइनेंशियल में पेश करता है, जिसमें एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है, एस्टिमेटेड रिसीट होती है, और जो ये पार्ट होता है, जो एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, ये दो पार्ट होता है। एक पार्ट क्या होता है, चार्ज अपॉन द CFI, चार्ज अपॉन द कंज्यूमर फंड ऑफ इंडिया। दूसरा पार्ट क्या होता है, अदर एक्सपेंडिचर प्रपोज मेड फ्रॉम द CFI, कंज्यूमर फंड ऑफ इंडिया। ये क्या है, इट इज ए नॉन वोटेबल, इट इज नॉन वोटेबल, इस पर मत नहीं पड़ता है। इट इज वोटेबल, इस पर वोट मत पड़ता। जो चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो राज्य की संचित भारित व्यय है, उस पर मत नहीं पड़ता है। और जो अदर एक्सपेंडिचर प्रपोज किया जाता है कि जो राज्य की भारित, जो संचित निकाला जाएगा, जो CFI से निकाला जाएगा, उस पर वोट पड़ता है। अब देखिए, यह जो आपका एक्सपेंडिचर चार्ज और CFI, वो क्या क्या है, व्हाट और दोस्त, वो क्या क्या है, देखिए। पहला क्या है, इमॉल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रेसिडेंट और उसका ऑफिस, प्रेसिडेंट और उसके ऑफिस का सारा प्रेसिडेंट का अपना कहते हैं सैलरी अलाउंसेस और उनके ऑफिस खर्चा। दूसरा, सैलरी अलाउंसेस राज्यसभा के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। डेट चार्जेस, जिस पर भारत सरकार, जिन ऋण को देने के भारत सरकार जिम्मेदार है, उन ऋणों के लिए प्रावधान बनाया जाएगा, जो किसमें होगा, नॉन वोटेबल एक्सपेंडिचर में। तीसरा, सैलरी अलाउंसेस, पेंशन, तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट नहीं यहाँ पे, सैलरी अलाउंसेस, पेंशन पेबल टू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखिए, हाई कोर्ट नहीं यहाँ पे। चौथा, pensions payable to the judges of the federal court, pensions payable to the high court, हाई कोर्ट के जज का पेंशन है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए ज्यादा सुविधाएं दी गई हैं और हाई कोर्ट में कम दी गई, ध्यान रखिएगा इसको।
पेंशन पेबल अपरिहाय कोड एनी अदर सैलरी एंड पेंशन पेबल, जो सैलरी और पेंशन के सीएजी, सीएजी का जो दर्जा है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के आसपास है, तो उसका सैलरी अलाउंसेस पेंशन और कोई ऐसा सम जो आवश्यक हो किसी डिक्री और किसी आदेश को लागू कराने के लिए, और एनी अदर कोई और एक्सपेंडिचर जो पार्लियामेंट डिक्लेयर कर दे। ये क्या है? इट इज द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिस पर कोई भी वोटिंग नहीं होती है, ये वोटिंग से फ्री होता है। अब पार्लियामेंट में प्रोसीजर क्या है? अब कम ऑन द पार्लियामेंट प्रोसीजर। जो पार्लियामेंट है उसमें दो पार्ट है। जो एक्सपेंडिचर है चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया shall not be submitted to the vote of parliament। जो भी आपका सीएफआई पर चार्ज हो रहा है वह पार्लियामेंट के वोट के लिए सबमिट नहीं होगा, लेकिन डिस्कशन होगा आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यू रिमेंबर वन मोर थिंग, वोट सिर्फ देता है लोकसभा, डिस्कशन राज्यसभा लोकसभा दोनों हो सकता है। तो जो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर जो एक्सपेंडिचर चार्ज है उस पर वोट नहीं पड़ेगा, लेकिन डिस्कशन पार्लियामेंट में होगा, पार्लियामेंट के दोनों सदनों में डिस्कशन हो सकता है। उसके अलावा जो और जो एस्टिमेट्स है वो क्या है? डिमांड फॉर ग्रांट्स। जो दूसरा पार्ट है, एक पार्ट क्या हो गया? एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उस पर डिस्कशन होगा, वोट नहीं होगा। दूसरा क्या है? जो दूसरा पार्ट, जो बी पार्ट है, प्रपोज टू बी मेड, जो सीएफआई से दूसरा पार्ट प्रपोज टू मेड है कि खर्चा किया जाएगा, वो सबमिट किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स, और इस पर पीपल के पास पावर है वोट देने का, रिफ्यूज करने का या एक्सेप्ट करने का, और इसको प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बगैर पेश नहीं किया जाएगा। ये प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ही पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। नाउ यू सी, आई एम समराइजिंग इट, आई एम जस्ट समराइजिंग। आप जस्ट आई एम समराइजिंग इट, यू विल अंडरस्टैंड इट। आपका ये हो गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसके हो गए दो पार्ट, चार्ज ऑन सीएफआई, जिसमें एक लिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, हाई कोर्ट के जज है, सीएजी है, डिप्टी स्पीकर है, स्पीकर है, राज्यसभा के चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है। इन लोगों का जो खर्चे का मुद्दा है वो चार रिकॉन्सिलियफाई है। इस पर क्या होगा? डिस्कशन होगा, वोट नहीं। क्लियर? दूसरा, अदर एक्सपेंडिचर प्रपोज, इसके अलावा अदर एक्सपेंडिचर प्रपोज, इससे क्या होगा? डिस्कशन होगा, वोट होगा। वोट कहाँ होगा? ओनली इन लोकसभा, राज्यसभा में वोट नहीं होगा। तो लोकसभा के पास पावर है इसको एसेंट करने की या इसको भी चूज करने की। होप इट्स क्लियर? सीएफआई के एक्सपेंडिचर का दो पार्ट है। एक पार्ट क्या है? चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। उसमें एक लिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज है, सीएजी है, भारत जिन ऋणों को देने की जिम्मेदार है, द लोन्स विच गवर्नमेंट इज लायबल टू पे, किसी डिक्री ऑर्डर को इंप्लीमेंट करना हो, या कोई ऐसा मुद्दा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में या पार्लियामेंट के द्वारा कहा जाए, इस पर डिस्कशन होता है आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इस पर वोट नहीं पड़ता है। दूसरा क्या है? अदर अदर पार्ट, जो एक्सपेंस प्रपोज किया गया उस पर क्या है? डिस्कशन होगा आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वोट पड़ेगा सिर्फ लोकसभा में, ओनली लोकसभा इज गोइंग टू वोट ऑन दिस। इट इज क्लियर, नॉट क्लियर?
थोड़े, किसको क्लियर नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? अब आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपने एक पूरा एस्टिमेट बना दिया कि पैसा इतना इस मद के लिए फिक्स कर दिया है। अब पैसा निकाला कैसे जाए? हाउ टू एक्सट्रैक्ट मनी? उसके लिए क्या है? एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल। कोई भी पैसा जब निकाला जाता है, आपने संसद ने एक डिस्कशन करके एक इशू स्टेब्लिश कर दिया। इतना पैसा है जो चार्ज ऑन द सीएफआई है, इतना पैसा है जो प्रपोज टू बी मेड फॉर अदर एक्सपेंडिचर। अब इस पैसे को वहां से निकाला कैसे जाएगा? उसके क्या होगा? एक एप्रोप्रिएशन बिल आएगा, जिसको हिंदी बोलते हैं विनियोग विधेयक। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विनियोग विधेयक। एप्रोप्रिएशन बिल, या इसको कहते हैं विनियोग विधेयक, जो संविधान के आर्टिकल 114 में विहित है। जस्ट सी व्हाट इज द एप्रोप्रिएशन बिल। अब देखिए, जैसे ही आपने ग्रांट बनाया हाउस ऑफ पीपुल ने, अब एक बिल बनेगा, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ सीएफआई ऑफ ऑल मनीज रिक्वायर्ड टू मीट। अंडरस्टैंड? जैसे ही सरकार ने जो आर्टिकल 113 है, उस आर्टिकल 113 के तहत जैसे ही सरकार ने, जैसे हाउस ऑफ पीपुल ने, सॉरी, हाउस ऑफ पीपुल ने एक पूरा सिस्टम बना दिया कि इतना ग्रांट, इसने इतनी ग्रांट सैंक्शन कर दी। जब ग्रांट सैंक्शन हो गई तो उस ग्रांट को निकालने के लिए एक एप्रोप्रिएशन बिल आता है। कहां से पैसा निकाला जाएगा? कंसोल्ड फंड ऑफ इंडिया। तो व्हाट एप्रोप्रिएशन बिल? जब सरकार ने ग्रांट को फिक्स कर दिया कि इतनी ग्रांट इस मुल्क के लिए है, फॉर दीज इश्यूज दीज आर द ग्रांट्स, टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर दोज पर्पसेस, आप एक बिल प्रस्तुत करते हो जिसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। अब क्या है ये? grants were made by the House of People and the expenditure charged on the fund of India, but not its any way amount shown in the statement. जैसे ही आपने वह ग्रांट बना दी, उसमें दो पार्ट हो गए। एक, जो पैसा सीएफआई पर चार्ज है, राज्य केंद्र की संचित भारित है वो पैसा, और दूसरा जो आपने अदर एक्सपेंस प्रपोज किया है, दोनों के लिए एक बिल आएगा कि इतना पैसा इसके लिए, इतना पैसा इसके लिए। लेकिन जो विनियोग विधेयक बनेगा, वो विनियोग विधेयक, वह जो पैसा फिक्स हुआ है, जो अमाउंट, उस अमाउंट को क्रॉस नहीं कर सकता। ओनली विनियोग विधेयक क्या? एक मशीनरी प्रोविजन है, जो अमाउंट फिक्स हुआ है उस अमाउंट के बियॉन्ड नहीं जाएगा। तीसरी बात, कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। जब विनियोग विधेयक बनेगा, ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं आ सकता है कि जो डिमांड फिक्स कर दिया गया है उस डिमांड को किसी तरह से वेरी किया जाए या चेंज किया जाए। कोई भी उसमें चेंज नहीं होगा। और नो मनी शैल बी ड्रॉन एक्सेप्ट अंडर द एप्रोप्रिएशन। कोई भी मनी संचित निधि से विड्रॉ नहीं होगी एक्सेप्ट दिस एप्रोप्रिएशन बिल। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आर्टिकल 113 में जब आपने फिक्स कर दिया कि इतना पैसा भारत की संचित, भारत का इतना पैसा है चार्ज ऑन द कंसोल फंड ऑफ इंडिया, जिसपे वोट नहीं पड़ा है, इतना पैसा है अदर एक्सपेंडिचर टू प्रपोज इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट, जिसपे वोट पड़ा है, उसके बाद एक बिल पेश किया जाए। उस बिल के दो पार्ट होंगे। एक पार्ट क्या होगा? वो पैसा निकाल दिया जाएगा जो संचित पे भारित व्यय है, जो जो राज्य की जो कंसोल फंड ऑफ इंडिया पे है। दूसरा, जो आपने डिमांड प्रपोज, दोनों अलग अलग निकाले जाएंगे। लेकिन जब आपने बिल बना के पैसा निकाला तो दो इंपॉर्टेंट पार्ट देखना होगा। एक पार्ट क्या होगा कि जो पैसा निकाला जाएगा उतना ही पैसा निकाला जाएगा जितना संसद ने फिक्स किया है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, जब आप बिल पेश करोगे तो आप किसी भी तरह से उस ऐसा अमेंडमेंट परिवर्तन नहीं ला सकते हो कि जो पैसा फिक्स किया गया है उस पर किसी तरह का वेरिएशन किया जाए।
और कोई भी पैसा सीएफआई से विदाउट अप्रोप्रिएशन बिल के निकाला नहीं जा सकता। यू सी दिस फोर, राइट? यू कैन सी इज ए फॉलोइंग क्वेश्चन आल्सो। ए बी सी डी को आप एक प्रीलिम्स क्वेश्चन की तरह भी देख सकते हो। होप इट्स क्लियर? और नॉट क्लियर? अब आते हैं वोटर अकाउंट। जस्ट कम ऑन द वोटर अकाउंट। अब वोटर अकाउंट क्या है? देखिए, हमने पहले स्टेब्लिश किया कि जो हाउस ऑफ पीपुल है इसके पास पावर है, यहां पर राज्यसभा के पास पावर नहीं है। द राज्यसभा हैज नो पावर, तो हाउस ऑफ पीपुल के पास पावर है। जो हाउस ऑफ पीपुल आपका है, जो आपके लोकसभा है, सिर्फ उसके पास पावर है इस कहते हैं वोट ऑन अकाउंट या किसी पैसे को निकालने के लिए। इसके बारे में कोई भी पावर राज्यसभा पास है, सिर्फ लोकसभा के पास है। अब वोट ऑन अकाउंट होता क्या है? टू मेक ग्रांट इन एडवांस estimated expenditure pending the completion of procedure article 113 and 114। वोट ऑन अकाउंट क्या है? जो हमने आर्टिकल 113 114 को समझा, यह इसमें अप्लाई नहीं होता है। इसको आप ध्यान सुनिए। जस्ट सी व्हाट इज वोट ऑन अकाउंट। हमने आर्टिकल 113 114 समझा। आर्टिकल 113 क्या बात करता है? किस तरह से पैसा फिक्स किया जाता है। अगर आर्टिकल 113 आप देखें तो आर्टिकल 113 किसकी बात करता है? बात करता है प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट। 113 क्या बात करता है? 113 क्या बात करता है? प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विथ रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। खर्चों के संबंध में पार्लियामेंट की सहमति प्राप्त हो खर्चों के संबंध में, यह बात करता है 113। और 114 क्या बात करता है? हाउ टू विड्रॉ मनी। 114 क्या बात करता है? प्रोसीजर हाउ टू विड्रॉ। इसी को कहते हैं एप्रोप्रिएशन। इसी को कहते हैं एप्रोप्रिएशन। तो आर्टिकल 113 बात करता है कि क्या प्रोसीजर पार्लियामेंट में अख्तियार होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द एस्टिमेट ऑफ मनी। और आर्टिकल 4 बात करता है कि प्रोसीजर हाउ टू विड्रॉ मनी। वोट ऑन अकाउंट में ये आर्टिकल 113 एंड आर्टिकल 113 114 ये कंप्लीशन नहीं होता है। यह दोनों एक्सरसाइज नहीं होते हैं। तो जो ग्रांट है क्या है? अब क्या है? ग्रांट इन एडवांस होती है। किस बात में होती है? आपके खर्चे चलाने के लिए। मान लीजिए चुनाव हो रहा है जून में फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हो गया? आप क्या आपके पास पैसा है मार्च तक का, तो अप्रैल मई जून तक के खर्चे कैसे चलाए जाए, जो सरकार का खर्चा है, उसके लिए क्या है? वोट ऑन अकाउंट आता है। तो आर्टिकल 113 और आर्टिकल 114 दोनों कंप्लीट नहीं होता है, ये पेंडिंग होता है। ये कब आएगा? चुनाव जीतने के बाद। कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं होता है। जस्ट सी केयरफुली, हाउस ऑफ पीपुल, तो वोट ऑफ अकाउंट पावर किसके पास? हाउस ऑफ पीपुल। पावर कोई राज्यसभा के पास नहीं है। तो आर्टिकल 113 और आर्टिकल 114 ये दोनों पेंडिंग रहेंगे, ये कंप्लीट नहीं होते हैं। इनके पेंडिंग रहते हुए एक एक लॉ पास किया जाता है कि ग्रांट इन एडवांस एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। ग्रांट इन एडवांस, क्या क्या महत्वपूर्ण चीज है देखिए आप। ग्रांट इन एडवांस एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर पेंडिंग आर्टिकल 113 आर्टिकल 114। अब इसको सर्च करिए, जस्ट सर्च। तो बोर्ड और अकाउंट क्या हो गया कि आपके पास जो इन एडवांस में एक्सपेंडिचर चाहिए,
आर्टिकल 113 114 को पेंडिंग रखते हुए। तीसरा पार्ट क्या है? टू मेक ग्रांट फॉर एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन द रिसोर्स ऑफ इंडिया when the demand can be stated details given an annual financial statement. An exceptional grant forms no part of the current any financial year. Parliament has power to authorize withdrawal of money from the CFI. तो चार पार्ट क्या हो गए? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। आपने पार्ट ए क्या देखा होगा ऑफ अकाउंट में कि 113 114 के पेंडिंग रहते। पहला पार्ट क्या देखा? 113 एंड 114 इसके पेंडिंग रहते, इसके पेंडिंग रहते। आप एक्सपेंडिचर के लिए मनी निकाल सकते हो फ्रॉम CFI। ये हो गया फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा, अनएक्सपेक्टेड डिमांड। दूसरा क्या है? अनएक्सपेक्टेड डिमांड। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ रही है, उस अनएक्सपेक्टेड डिमांड, ये हो गया पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर बी, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ रही है, कोई किसी तरह की अगर अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ गई आपके भारत में लेके, और उसका जो कैरेक्टर है, उसका इनडेफिनिट कैरेक्टर है। डिमांड अनएक्सपेक्टेड है, उसका कैरेक्टर इनडेफिनिट है। डिमांड अनएक्सपेक्टेड है और उसका कैरेक्टर जो है इनडेफिनिट है, तब और जिसका डिटेल्स, इसका जो डिटेल्स है, इसका डिटेल्स can't be given in budget। ध्यान सुनिएगा इसको। पहला क्या है? एक्सपेंडिचर। आपको कोई एक्सपेंडिचर अगर निकाला, पहला बहुत सिंपल सा है कि कोई भी ग्रांट इन एडवांस कर सकते हो, कोई भी ग्रांट इन एडवांस। पहला क्या हो? ग्रांट इन एडवांस। और कोई एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है, वो आप निकाल लोगे। 113 114 पे पेंडिंग रहते हैं। दूसरा क्या हो गया कि कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ गया जिसका कैरेक्टर इंडेफिनिट है और उसका डिटेल्स जो है बजट में नहीं दिया जा सका। तीसरा क्या है? एक्सेप्शनल ग्रांट। थर्ड क्या है? एक्सेप्शनल ग्रांट। थर्ड क्या हो गया कि कोई एक्सेप्शनल ग्रांट है जो विच फॉर्म्स नो पार्ट ऑफ द करंट, जो एक्सेप्शनल ग्रांट है विच फॉर्म्स नो पार्ट इन करंट ईयर स्टेटमेंट। यह तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको वोट ऑफ अकाउंट में, इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हम अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग कि क्या आपका एट पॉइंट नंबर 1 एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इन एडवांस। पहला क्या हो गया? एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इन एडवांस। दूसरा क्या होगा? ग्रांट ऑफ इनडेफिनिट कैरेक्टर, ग्रांट ऑफ इनडेफिनिट कैरेक्टर। दूसरा क्या हो गया? व्हाट इज थर्ड वन? तीसरा क्या होगा? एक्सेप्शनल ग्रांट। तीसरा क्या हो गया? एक्सेप्शनल ग्रांट। थर्ड क्या हो गया? एक्सेप्शनल ग्रांट। ये तीन हो गए। पहला हो गया एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, पहला हो गया एक्सपेंडिचर। दूसरा हो गया अनएक्सपेक्टेड डिमांड। और तीसरा क्या हो गया? पहला एक्सपेंडिचर, दूसरा अनएक्सपेक्टेड डिमांड, और तीसरा हो गया एक्सेप्शनल ग्रांट।
क्लियर हो गया? तो पहला महत्वपूर्ण चीज क्या है, आपका एक एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है फॉर एनी पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, आपके किसी भी फाइनेंशियल ईयर के पार्ट के लिए। इसके लिए 113 एंड 114 की प्रक्रिया के पेंडिंग रहते हुए आप निकाल सकते हो, बाद में प्रक्रिया पूरी होती है। दूसरा क्या है, टू मेक ए ग्रांट फॉर अनएक्सपेक्टेड डिमांड, जिसका कैरेक्टर जो है इनडिफिनिट कैरेक्टर है, जिसका कैरेक्टर इनडिफिनिट है, कैरेक्टर इनडिफिनिट, जिसका कैरेक्टर इनडिफिनिट है, और यह डिमांड कैन नॉट बी स्टेटेड विद डिटेल्स, जिसका जो डिमांड है, इट कैन नॉट बी स्टेटेड इन डिटेल्स इन द बजट। और तीसरा एक्सेप्शनल ग्रांट आपकी एक है, एक्सेप्शनल ग्रांट, इस एक्सेप्शनल ग्रांट से नो पार्ट ऑफ करेंट, जो कि करेंट फाइनेंशियल ईयर का पार्ट नहीं। इन तीन मुद्दों पर इन तीन मुद्दों पर पार्लियामेंट के पास पावर है टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द सीएसआई। इन तीन मुद्दों पर सीएफआई में से, कंजर्व फंड ऑफ इंडिया में से पार्लियामेंट के पास पावर है कि वह मनी विड्रॉ कर दे। अब इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जो आपका 112 टू 116 है, ये क्या बोलता है? आपका जो 112 टू 116 है, क्या बोलता है? ये क्या बोलता है? यह इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है? यह इंश्योर क्या करता है? पार्लियामेंट कंट्रोल, पीपुल्स कंट्रोल। यह पीपुल्स के कंट्रोल को, पार्लियामेंट के कंट्रोल को एग्जीक्यूटिव के ऊपर, तो गवर्नमेंट के ऊपर, ऑन गवर्नमेंट, कंट्रोल ऑफ पीपल, गवर्नमेंट के ऊपर पीपुल का कंट्रोल, लोगों का कंट्रोल ही देता है बाय वे ऑफ पार्लियामेंट। इसी को हम कॉमनली बोलते हैं बजट, इसी को हम कॉमन पैरेलल क्या बोलते हैं? इट इज ए बजट, जिसमें क्या होता है? एस्टिमेटेड इनकम एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। इसमें एस्टिमेटेड इनकम होता है और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है। और जो हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं उसी को, इसका दो पार्ट हो जाता है, एक चार्ज ऑन, दूसरा प्रपोज टू बी मेड। यह डिमांड इन ग्रांट्स के रूप में आपके सामने आती है। इस पे क्या होता है? इस पर वोट होता है, उस पर वोट नहीं होता है। और ये जो सीएफआई है, इसमें ये और ये दोनों सेपरेटली आपके कंसर्न फंड ऑफ इंडिया के एक्सपेंडिचर पार्ट में, ये और ये दोनों के दोनों अलग से दिखाए जाते हैं। यह जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो चार्ज और सीएफआई है, इस पर वोट नहीं पड़ता है, डिस्कशन होता है। इस पर वोट भी पड़ता है और डिस्कशन भी होता है। जो प्राइवेट मेंबर, अब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्राइवेट मेंबर के पास क्या राइट है। प्राइवेट मेंबर्स हैज नो राइट। जो आपका एक्सपेंडिचर पार्ट है, इस एक्सपेंडिचर पार्ट में न्यू एक्सपेंडिचर को लेके प्राइवेट मेंबर हैज नो रोल। प्राइवेट मेंबर के पास न्यू एक्सपेंडिचर को लेकर कोई भी रोल नहीं है, वह कोई भी अमाउंट इंक्रीज नहीं कर सकता है। और यह जो आपका एक्सपेंडिचर पार्ट है, जो आपका एग्जीक्यूटिव करता है, यह एग्जीक्यूटिव कर सकता है ओनली, कौन करता है? रिकमेंडेशन होती है एग्जीक्यूटिव की। अगर आप बोर्ड ऑन अकाउंट में देखें, क्या है? रिकमेंडेशन किसकी है? एग्जीक्यूटिव की है, जिसको एक्सेप्ट कौन करता है? पार्लियामेंट।
आपकी सरकार इसको रिकमेंड करती है, इसको एक्सेप्ट कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। और आपका जब ये रिकमेंडेशन होता है तो जो एप्रोप्रिएशन बिल बनता है, एप्रोप्रिएशन बिल जो आपका एप्रोप्रिएशन बिल बनता है, एप्रोप्रिएशन बिल जो बनता है, विनियोग विधेयक, इसमें क्या होता है? वह किसी भी अमाउंट जो पार्लियामेंट ने अमाउंट एक सैंक्शन कर दिया है, उस अमाउंट में किसी तरह का परिवर्तन वो नहीं कर सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि कोई भी मनी का विड्रॉल एप्रोप्रिएशन बिल के ही द्वारा होगा। विदाउट एप्रोप्रिएशन बिल यू कैन नॉट विड्रॉ एनी मनी। तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट परमिट एनी विड्रॉल फ्रॉम सीएफआई। कॉन्स्टिट्यूशन सीएफआई से विड्रॉ करने में कोई परमिशन नहीं देता है एक्सेप्ट वाया एप्रोप्रिएशन बिल। अब देखते हैं वोट ऑफ अकाउंट। अगेन वी सी वंस अगेन द वोट ऑन अकाउंट। तो वोट ऑन अकाउंट है क्या? अनलेस अनलेस appropriation bill is passed, no amount can be withdrawn from CFI. It is a standard position of the constitution कि जब तक एप्रोप्रिएशन एक्ट पास नहीं होगा कोई भी मनी कंसर्न फंड ऑफ इंडिया से विड्रॉ नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए यह बिल पास नहीं हुआ, ये बिल पास नहीं हुआ बिफोर 1st of April ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर, ये बिल पास नहीं हो, क्या होगा? नो मनी फॉर एक्सपेंडिचर विद द गवर्नमेंट। ध्यान सुनिए इसको, ये एक स्टैंडर्ड कॉन्स्टिट्यूशन की संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है कि अनलेस द एप्रोप्रिएशन बिल इज पास्ड नो मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इमेजिन सिचुएशन कि 1 अप्रैल तक आपने कोई एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं किया तो कोई मनी एग्जीक्यूटिव के पास खर्च करने की नहीं होगी। इसलिए एक प्रोविजन बनाया गया है, अलॉटिंग, इसे क्या बनाया गया है? एक प्रोविजन बनाया गया है, अलॉटिंग a limited sum to withdraw from CFI। इसलिए प्रोविजन बनाया गया है allotting a certain sum to withdraw from the CFI। ये कैसे होगा? ये टू बी स्पेंट ऑन सर्विसेज, टू बी स्पेंड ऑन सर्विसेज, सर्विसेज पे स्पेंड करने के लिए until the appropriation bill is finally passed। जब तक एप्रोप्रिएशन बिल को फाइनली पास नहीं किया था, एक प्रोविजन बनाया गया है कि टू सर्टेन एक्सटेंट तक पैसा खर्चा किया जाए। क्लियर? एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है पार्लियामेंट की, हमारे सिस्टम की, कि कोई भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विदाउट एप्रोप्रिएशन एक्ट के विड्रॉ नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि 1 अप्रैल को आपके बिल पास नहीं हुआ। तो जब बिल पास नहीं हुआ तो आपके पास सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं रहेगा। इसलिए एक तरह की संकल्पना की गई, अलॉटिंग ए लिमिटेड सम ऑफ टू विड्रॉ, कि आप एक सम विड्रॉ कर लो फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो आपके खर्चे के लिए हो अंटिल द एप्रोप्रिएशन इज फाइनली पास। कुछ बिल पास होगा तब इसके बारे में ध्यान दिया। तो इट इज द वोट ऑन अकाउंट।
Now see the control of parliament. These all are the control of parliament. These all are the control of parliament. ये सारी की सारी प्रक्रियाएं क्या है? कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट है। अब पार्लियामेंट कंट्रोल कैसे करता है? पार्लियामेंट कंट्रोल दो तरह करता है। एक करता है प्रपोजल स्टेज, एक करता है प्रपोजल स्टेज पे जब पॉलिसीज बनती है। प्रपोजल स्टेज क्या है? पॉलिसीज है। व्हेन यू मेक पॉलिसीज, तो वहां पे क्या डिस्कशन होता है और डिबेट होता है। दूसरा क्या होता है? टू पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसमें कौन? सीएजी अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। तो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल, जो पार्लियामेंट कंट्रोल है, एक है प्रपोजल स्टेज पे जब पॉलिसी बनती है। जिस समय पॉलिसी बनने लगती है, जो फर्स्ट स्टेज होता है, जब टैक्सेशन की बात करती, क्या होता है? यहाँ वोटिंग होती है। जस्ट अंडरस्टैंड कि हाउ पार्लियामेंट कंट्रोल द होल सिस्टम। तो पहला स्टेज प्रपोजल का है, जब पॉलिसी बनती है, यहाँ क्या है? वोटिंग होती है। जब आप टैक्सेस को इम्पोज करते हो, ग्रांट पर डिबेट होती है। वो दूसरा कंट्रोल क्या है? वह स्पेंड का है। ये क्या है? प्रपोजल स्टेज है। ये खर्चा करने के बाद का स्टेज है। आफ्टर एक्सपेंडिचर, यहाँ क्या करता है? जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वह एग्जामिन करती है, और इसमें जो सीएजी की रिपोर्ट है वह काम आती है। सीओजी की रिपोर्ट को पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामिन करती है कि जो हमने वोटिंग की, फंड हमने जिस खर्चे के लिए, जिस मत के लिए फंड हमने अलॉट किया, उसी में उसका एक्सपेंडिचर हुआ या नहीं हुआ, इसको एग्जामिन करने की कोशिश करती है। और जो हमने फंड जिस पर्पस के लिए दिया, उसी पर्पस में इस्तेमाल हुआ, और इट हैज बीन यूज्ड फॉर सम अदर पर्पसेस, इट इज आल्सो बीन एग्जामिन्ड बाय द एस्टीमेट कमिटी। एक और पार्ट है कि कट मोशन। पार्लियामेंट कट मोशन के द्वारा भी कंट्रोल करता है। कट मोशन तीन तरह से, हिंदी बोलते हैं कटौती प्रस्ताव। पहला क्या है? डिस अप्रूवल ऑफ पॉलिसी। पहला क्या है? डिस अप्रूवल ऑफ पॉलिसी। जो पॉलिसी आपने बनाई, जो कट मोशन को मूव करता है, वो क्या बोलता है कि जो पॉलिसी बनाई गई है वो पॉलिसी ठीक नहीं है, इसे मूवर है। जो पॉलिसी है, जो उस डिमांड की अंडरलाइन पॉलिसी है, उस पॉलिसी को ही अप्रूव कर दिया कोर्ट। अंडरलाइन पॉलिसी, जो आपने एक पॉलिसी प्रपोज की, उस प्रपोज, जो आपने पॉलिसी प्रपोज की, उस प्रपोज पॉलिसी को अगर डिसअप्रूव कर दिया जाए, तो जो आदमी कट मोशन मूव कर रहा है, तो फर्स्ट कट मोशन क्या हो गया? डिस अप्रूवल ऑफ द पॉलिसी का। ये कहता है कि मूवर डिस अप्रूव्स ऑफ द पॉलिसी अंडरलाइन द डिमांड। पॉलिसी अंडरलाइन द डिमांड। तो जो पहला आपका कट मोशन है, उसमें जो अब जो मूवर है, जो आदमी मूव करता है, वो उस पॉलिसी को डिसअप्रूव कर देता है। दूसरा है इकोनॉमिक कट। दूसरा है इकोनॉमिक कट। इसमें क्या होता है? इसमें एक सर्टेन अमाउंट को, जो आपने ग्रांट बनाई, कितना पैसा इस मद में चाहिए, उसमें मान लिया आपने बनाया कि ग्रांट से 10,000 रुपए खर्चा करना है, तो बना इस 500 रुपया खर्च करना। तो क्या हो गया? एक सर्टेन अमाउंट ऑफ द एक्सपेंडिचर इज बीइंग टू बी रिड्यूस, बोलते हैं इकोनॉमिक कर। बस जो चाहता है रिड्यूस द डिमांड बाय स्पेसिफिक सम, रिड्यूस द डिमांड बाय स्पेसिफिक सम। इसका पर्पस क्या होता है? इफेक्ट इन इकोनॉमी। यह इकोनॉमिक कट होता है कि पैसा आप ज्यादा खर्चा करो, इतना पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं, जितना एक्सपेंडिचर है
उसको इकोनॉमिकल किया जाए। तीसरा होता है टोकन कट। तीसरा क्या होता है? टोकन कट। यह सांकेतिक कट आता है। इसमें कहते हैं कि डिमांड में बी रिड्यूस्ड बाई ₹100। यह एक टोकन कट है, इतना पैसा कम गया। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस क्या होता है? सरकार की नीतियों में अविश्वास अविश्वास व्यक्त करना। तो एक वॉइस होती है, एक जो पर्टिकुलर ग्रीवांस है, जो पीपुल की पर्टिकुलर ग्रीवांस है, जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन, उस पर्टिकुलर ग्रीवांस को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए यह किया जाता है। अब कट मोशन मूव क्यों किया जाता है? कट मोशन क्या होता है? यह जनरली मूव करता है पोजीशन। कट मोशन को जनरली अपोजिशन, जो विपक्ष है, विपक्ष इस कट मोशन को मूव करता है, और ये सिंबॉलिक वैल्यू होती है। और जो आपका यह पूरा का पूरा कार्यवाही है, आपके पार्लियामेंट की जो पूरी कार्यवाही है, पूरी प्रक्रिया है, इसको कौन फिक्स करता है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी फिक्स करती है टाइम लिमिट। जो आपका वोटिंग होता है, वोटिंग फॉर ग्रांट्स, वोटिंग फॉर ग्रांट्स के लिए जो टाइम लिमिट है, कौन फिक्स करता है? वह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी फिक्स करती है। ये होती क्या है? व्हाट इज ए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी? होती क्या है? यह लोकसभा में भी होती है और राज्यसभा में भी होती है। ये हाउस ऑफ पीपुल में भी होती है और एक काउंसिल ऑफ स्टेट में होती है। लोकसभा में इसके 15 मेंबर होते हैं। इसका चेयरमैन एक्स ऑफिस, जो इसका स्पीकर है, स्पीकर इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन चेयरमैन होता है। और राज्यसभा में इसके इसके 11 मेंबर होते हैं, और जो राज्यसभा का सभापति है, यह इसका एक्स ऑफिशियो, जो जो कहते हैं, जो इसका सॉरी, जो यहाँ का डिप्टी चेयरमैन है, राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरमैन, उपसभापति, जो डिप्टी चेयरमैन है, इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। तो एक क्या हो गया? चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन। चेयरमैन क्या हो गया? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो गया इसका, और डिप्टी चेयरमैन उसमें शामिल होता है। तो लोकसभा में 15 मेंबर होते हैं, राज्यसभा में 11 मेंबर होते हैं। लोकसभा का जो स्पीकर होता है, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, वह कहता है, वह उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, और डिप्टी चेयरमैन भी उसमें शामिल होता है। और जो इसके मेंबर्स होते हैं, राज्य लोकसभा में चेयरमैन मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, और राज्यसभा स्पीकर नॉमिनेट करता है, राज्यसभा में चेयरमैन नॉमिनेट करता है। यह आपका कंप्लीट हो गया वोट ऑन अकाउंट। कि हमने स्टार्ट कैसे किया? हमने स्टार्ट किया कि आपको बजट प्रक्रिया समझाई जाए। वोट ऑन अकाउंट बजट प्रक्रिया का एक एक्सेप्शन होता है। होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन इट। कोई दिक्कत हो तो आप जरूर चैट पे लिखिए, आई विल आंसर। थैंक यू, टेक केयर।